यह कहानी ला पल्मा के स्पेनिश द्वीप पर हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक परिवार गहरे समुद्र की यात्रा पर निकलता है। इसी समय एक भयावह घटना घटती है, जो शांत समुद्र को तुरंत ज्वालामुखी की तरह फूटने का कारण बनती है और सभी मानवता को खतरे में डालती है। क्या यह परिवार और मानवता इस आपदा से बच पाएगा या सब कुछ खो जाएगा? तो शुरू करते हैं। कहानी वेकेशन पर एक युवा महिला के साथ शुरू होती है, जब उसे अचानक एहस होता है कि उसकी एक बालियां खो गई है। शुरू में उसे लगता है कि तस्वीर लेते समय गलती से समुद्र में गिर गई होगी। पास खड़ी उसकी सबसे अच्छी मित्र बिना किसी विचार के तुरंत समुद्र में कूद पड़ती है, ताकि खोई बालियां मिल सकें। लेकिन अगले क्षण पानी के नीचे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और समुद्र का पानी उबलने लगता है। उनका ग्लास का नाव टुकड़े टुकड़े हो जाता है और साथ ही उनकी मित्र की जान चली जाती है, सभी मौजूद लोगों को मार देती है। कुछ दिन बाद एक 4 सदस्यीय परिवार उसी ला पामा द्वीप पर छुट्टियां मनाने आता है। यह द्वीप ज्वालामुखी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि वहां का ज्वालामुखी 1948 के बाद से फटा नहीं है। वह और उसकी पत्नी जानबूझकर यहां अपने विवाह को बचाने की होप से छुट्टियां मनाने आते हैं। वे इसे अपने रिश्ते को सुधारने का अंतिम मौका मानते हैं। परिवार तैरने के लिए तैयार होते समय उनकी सबसे बड़ी बेटी सारा जमीन पर बिछी एक जोड़ी बालियां पाती है। उन्हें देखते ही पिता तुरंत कह देता है कि वे किसी भी परिवार के सदस्य से संबंधित नहीं है। सारा ध्यान नहीं देती और बस उन्हें मेज पर रख देती है। वे नहीं जानते कि यह छुट्टियां उनके जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली है, जहां वे एक भयावह प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। वहीं पहाड़ों में भूवैज्ञानिक सर्वे विभाग की मैरी अपने सहयोगी के साथ अनुसंधान के लिए वहां जाती है। आमतौर पर वे गुफा पहुंचते हैं, पर आज वे गुफा की दीवारों पर कुछ असामान्य देखते हैं। चूना सा जमा चट्टानों पर समाहित है। यह पूरे करियर में मैरी ने कभी ऐसा नहीं देखा था और वह तुरंत नमूने इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी उनके दाढ़ी वाले सहयोगी जमीन पर पड़े अनेक मृत चमगादड़ों को देख पाते हैं। परखने पर वे समझते हैं कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से काफी अधिक है। उन्हें और भी हैरानी होती है कि गुफा की छत में एक विशाल दरार अचानक दिखाई देती है। इसके मीनवाइल भूगोल विभाग के निदेशक अपने कागजी समाचार पढ़ते हुए अपने कार्यालय में बैठे होते हैं। रिपोर्ट बताती है कि ला पामा द्वीप के दक्षिण पूर्व समुद्री क्षेत्र में एक स्पीड बोट पाया गया है और बोर्ड पर सभी पर्यटक मृत पाए गए हैं। मामला अभी भी जांच के अधीन है। इस खबर को पढ़ने के बाद निदेशक गहराई से चिंतित हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैरी और उनका सहयोगी उनके कार्यालय में पहुंचकर गुफा में अपनी खोजों के बारे में बताने लगते हैं। आगे की छानबीन से पता चलता है कि गुफा के भीतर हवा में बेहद उच्च स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी गई। इसके अलावा द्वीप का वर्षा आर्थू लंबी हो रही है और वर्षा की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। बढ़ते पानी के प्रवाह चट्टानों के संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिससे गुफा के अंदर खतरनाक दरारें बन रही हैं। अगर यह स्थिति जारी रही तो भूकंप या भूस्खलन की उच्च संभावना है, लेकिन निदेशक इससे सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि छोटे पहाड़ी भूकंपीय कंपन सामान्य होते हैं। अभी तक कोई विषाक्त गैस के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं और मौजूदा स्थिति किसी बड़े खतरे की घोषणा के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। दोनों शोधकर्ता इस बेकार की फटकार मिलने के बाद गहरी निराशा महसूस करते हैं। फिर भी दाढ़ी वाले आदमी गहन संदेह में अड़े रहते हैं। वह मैरी को एक मानचित्र तक ले जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि 1948 में यहां एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने कई किलोमीटर लॉन्ग क्रेविस बना दी थी। इतनी चौड़ी कि इंसान उसके अंदर चल सकता था। अगर ऐसा विस्फोट फिर से हुआ तो पहाड़ का एक पूरा हिस्सा समुद्र में गिर सकता है। अगर महासागर में किसी शहर के आकार की चीज डूब जाए तो एक भीषण सुनामी जरूर आएगी। वह सवाल करते हैं कि निदेशक पब्लिक को पहले से चेतावनी क्यों नहीं दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि निदेशक ने कुछ साल पहले एक गंभीर गलती की थी। उन्होंने एक भूभंग चेतावनी जारी की थी, जिससे बड़े पैनिक पैदा हुआ, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। उस घटना ने उनके नौकरी से हाथ धोए। तब से वह दूसरा अलार्म उठाने से इनकार कर दिया जब तक कि कोई आपदा बिल्कुल निश्चित न हो। हालांकि मैरी और उनके सहयोगी यह नहीं समझते कि निदेशक उनसे भी ज्यादा भयभीत है। वास्तव में वह पहले से ही गहराई से परेशान है। उसी क्षण वह नए निष्कर्षों की समीक्षा के लिए फोरेंसिक विभाग में जा चुका है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि स्पीड बोट पर मारे गए सभी लोग अत्यंत उच्च तापमान वाली गैस के संपर्क में आने से मारे गए थे।
उनके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाई गईं, जो इस बात का साफ सबूत है कि स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। इस बीच रिजॉर्ट में निक का परिवार बिना किसी चिंता के धूप और समुद्र का आनंद लेता रहता है। सारा पूल के पास चुपचाप बैठी है। एक लड़की आती है और उसे बीच वॉलीबॉल के खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है जिसे ऑटिज्म है। वह लड़की निराश होकर चली जाती है। सारा नए दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन आगे बढ़ने का आत्मविश्वास उसमें नहीं है। पूल से बाहर आने के बाद उसके पिता सैनेट उसकी उदासी देखकर उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे आश्वस्त करते हैं कि वे उसके भाई का ध्यान रखेंगे। यह सुनकर सारा आखिरकार खेल में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। जाने से पहले उसके पिता उसे जल्दी से कुछ बुनियादी वॉलीबॉल नियम समझा देते हैं। सारा खेलने के लिए निकल जाती है और निक को अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंप देती है। बच्चे के साथ समय बिताते हुए निक अचानक देखता है कि उसकी पत्नी एक स्पेनिश आदमी के साथ हंस रही है और बात कर रही है। इससे वह तुरंत गुस्सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे की तरफ देखता है, बच्चा गायब हो चुका होता है। घबराया हुआ निक अपने बेटे की तलाश शुरू कर देता है। सोचता है कि शायद लड़का अपनी बहन को ढूंढने के लिए समुद्र तट चला गया हो। वह किनारे की तरफ दौड़ता है और उसके नाम को बार बार पुकारता है। कुछ देर बाद उसे दूर एक चट्टान पर खड़ा एक छोटा लड़का दिखाई देता है। जब निक करीब आता है तो उसे समझ आता है कि वह उसका बेटा है, जो चुपचाप समुद्र की तरफ घूर रहा है। बच्चा अनगिनत कछुओं को समुद्र में इकट्ठा होते हुए देख रहा था, जैसे वे साथ मिलकर प्रवास के लिए तैयारी कर रहे हों। इस बीच मैरी अपनी जांच पूरी कर लेती है। गुफा से लाया गया पानी का नमूना किसी भी असामान्य खनिज का कोई निशान नहीं दिखाता। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि समुद्री पानी तेजी से पहाड़ में घुसकर सीधे गुफा तक पहुंच गया है। उन्हें जो दरार मिली है वह बेहद नई है, 2 हफ्ते से ज्यादा पुरानी नहीं। यदि यह सच है तो द्वीप पर हर कोई गंभीर खतरे में हो सकता है। इस एहसास के साथ मैरी और उसका सहयोगी खुद लौटकर पहाड़ पर जाकर दरार के ऊपरी हिस्से की जांच करने का फैसला करते हैं। वे गाड़ी चलाकर वापस लौटते हैं और उस जगह पहुंचते हैं। वहां जो वे देखते हैं वह और भी ज्यादा भयावह है। दरार का एक सिरा अब धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। वे तुरंत अपना उपकरण सेट करते हैं और माप लेना शुरू कर देते हैं। उनकी आशंकाएं सही साबित होती हैं। दरार लगातार खिसक रही है। भले ही हलचल धीमी है, यह स्पष्ट है कि अगर यह जारी रही तो एक भीषण आपदा टाली नहीं जा सकती। इस बीच भूगर्भीय विभाग के कर्मचारी भी चेतावनी के संकेत पहचानना शुरू कर देते हैं। पहाड़ के आसपास गैस का स्तर बढ़ रहा है और शुरुआती झटके महसूस हो रहे हैं। निदेशक तुरंत आदेश देता है कि नेशनल गार्ड से संपर्क किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर पहाड़ पर मौजूद पर्यटकों को निकाला जा सके। ठीक उसी समय मैरी उसे फोन करती है। जब निदेशक समझता है कि वे अभी भी पहाड़ पर हैं, तो वह घबरा जाता है और आदेश देता है कि वे अपना उपकरण छोड़कर तुरंत नीचे आ जाएं। जब वे अभी भी माप ले रहे होते हैं, तभी अचानक दरार से सफेद धुआं बहना शुरू हो जाता है। यह देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नीचे जाते समय वे कई लोगों से मिलते हैं जो पहाड़ पर कैंप कर रहे थे। मैरी समझ जाती है कि यह ज्वालामुखीय गतिविधि का स्पष्ट संकेत है और वह सबको भागने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद मैरी अस्पताल के बिस्तर पर होश में आती है। निदेशक उसे बताता है कि उसका सहयोगी गंभीर हालत में है और जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण कोमा में चला गया है। इस बार ज्वालामुखी ने बड़ी मात्रा में जहरीली गैस छोड़ी, लेकिन सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। हालांकि निदेशक जानता है कि यह तो शुरुआत ही है। जब जहरीली गैस निकलना शुरू होती है तो अगला चरण राख का होता है, उसके बाद पिघली हुई लावा की। अगर पहाड़ का कोई हिस्सा समुद्र में धंस जाए तो वह सुनामी को ट्रिगर कर सकता है। ऐसी सुनामी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। कई महाद्वीप प्रभावित हो सकते हैं और छोटे द्वीपीय देश समुद्र से पूरी तरह अभिभूत हो सकते हैं। खर्च का निकालना सिर्फ अरबों डॉलर तक पहुंचेगा। पैनिक और अराजकता में और भी ग्रेटर खतरा है और भी बहुत से लोग खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए निदेशक अब भी अधिक ठोस प्रमाण मिलने तक प्रतीक्षा करना चाहता है, पर वह अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वह स्पष्ट रूप से निदेशक को बताता है कि यदि अब कार्रवाई नहीं की गई तो इसके परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकते हैं।
दबाव में निदेशक उसे मेयर से मिलने के लिए साथ चलने के लिए सहमति दे देता है। हालांकि मेयर का रवैया वही बना रहता है। वह जनता को सचेत करने से इनकार करता है जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए। एक और गलत अलार्म उसे उसकी पोजीशन दे सकता है। चाहे मैरी और निदेशक कितनी भी उसे मनाने की कोशिश करें, मेयर प्रतीक्षा करने का फैसला करता है। इसी बीच रिसॉर्ट पर निक और वह अपने बेटे के बारे में एक बार फिर बहस करते हैं। वह निक पर अपने बेटे के गायब होने पर उसे तुरंत सूचित न करने का आरोप लगाता है। निक कठोर तरीके से जवाब देता है कि हीमी ने पूरे दिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था। उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साराह का जीवन भी बिखरने लगता है। जिस लड़की से वह एक दिन पहले दोस्त बन गई थी, वह अब उसे कठोरता से डांटती है। वजह यह है कि साराह ने गलती से उसका एक वीडियो साझा कर दिया। वीडियो सच में एक लड़के ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था, लेकिन गुस्सा साराह पर डायरेक्टेड है। दिल टूटे हुए साराह अपने कमरे में चली जाती है और रोना शुरू कर देती है। जब वह वहीं बैठी होती है, उसे अगले कमरे में उसके माता पिता के तेज बहस की आवाज सुनाई देती है। वह अब वहां रहना नहीं चाहती, एक पल के लिए भी नहीं। चुपचाप वह निकलती है और एयरपोर्ट की ओर जाती है। वहां से वह नॉर्वे में अपने चाचा को बुलाती है और उसे वापस ही टिकट बुक करने के लिए कहती है। चाचा पूछता है कि वह अकेले यात्रा क्यों करना चाहती है, पर साराह स्पष्टीकरण नहीं देती। कॉल खत्म होने के बाद उसका चाचा चिंतित हो जाता है और उसकी बहन हैमेई को फोन करता है, लेकिन वह समय पर योग कर रहा है और फोन की रिंग नहीं सुन पाता। इस बीच भूवैज्ञानिक विभाग को और भी चिंताजनक समाचार मिलते हैं। द्वीप पर माइक्रो कांप झटके लगातार हो रहे हैं और उनका केंद्र धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ज्वालामुखी किसी भी क्षण फूट सकता है। निदेशक तुरंत हवाई यातायात नियंत्रण को ला पामा द्वीप के सभी उड़ानों को रोकने का आदेश देता है। ज्वालामुखीय धुआं विमानों के इंजन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, लेकिन चेतावनी काफी देर हो चुकी होती है। अचानक पहाड़ से एक छोटा लेकिन शक्तिशाली विस्फोट गूंजता है, जिससे सभी स्तब्ध हो जाते हैं। उसी क्षण साराह यात्रा कर रही उड़ान रनवे पर तेजी से दौड़ती है। पायलट को हवाई यातायात नियंत्रण से टेक ऑफ रद्द करने के निर्देश मिलते हैं, पर शॉर्ट रनवे के कारण विमान को आगे बढ़ना पड़ता है और उठान हो जाता है। इस बीच हेई आखिरकार अपने भाई के मिस्ड कॉल पर नोटिस करती है और तुरंत उसे वापस कॉल करती है। जब वह जानती है कि साराह हवाई अड्डे पर चली गई है, वह घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने के लिए जल्दी करती है। फिर घनी ज्वालामुखीय धुएं के बीच एक उड़ान की गर्जना सुनी जाती है। अगले क्षण आकाश में एक बड़ा विस्फोट आता है। वह अपने चेहरे को भय से ढक लेती है, यह नहीं जानती कि उसकी बेटी उस विमान में थी या नहीं। जैसे ही युगल एयरपोर्ट के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, हेई को उसके भाई से एक संदेश मिलता है। उसका भाई, जो विदेश मंत्री कार्यालय में काम करता है, विमान दुर्घटना के बारे में पहले ही सूचित किया गया है। राहत दल पहले से ही काम पर हैं और सभी बचे लोग द्वीप के केवल अस्पताल में ले जाए जा रहे हैं। जब वह और निक अस्पताल पहुंचते हैं तो वे घंटों खोजते हैं, लेकिन साराह नहीं मिलती। स्टाफ उन्हें उड़ान के यात्रियों की सूची दिखाता है। जिन नामों पर चिन्ह लगा होता है वे पहले ही अस्पताल लाए जा चुके हैं, जबकि बाकी गायब बताए जाते हैं। साराह का नाम सूची में है, लेकिन उसके साथ कोई चिन्ह नहीं है। यह देखकर दोनों पूरी तरह से बौखला जाते हैं। थके हुए और दिल टूटे हुए वे होटल लौटते हैं, ये नहीं जानते कि आगे क्या करें। लेकिन जब वे अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हैं तो वे चकित रह जाते हैं। साराह सुरक्षित अंदर बैठी है। वास्तविकता यह है कि साराह का विमान में चढ़ना ही तय था जब उसने अपने दोस्त से एक संदेश पाया। उसका दोस्त ईमानदारी से माफी मांगता है और क्षमा चाहता है। साराह ने अंतिम क्षण में उड़ान में चढ़ने का निर्णय नहीं लिया। बाद में उसका दोस्त ने भी महसूस किया कि यह संदेश अनजाने में साराह की जिंदगी बचा गया है। इस त्रासदी के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। इसी बीच भूवैज्ञानिक विभाग की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं द्वीप को तुरंत एवेक्यूएटेड किया जाना चाहिए, लेकिन मेयर अभी भी सहमत नहीं होते। वह तर्क देता है कि ऐसा घोषणा उथल पुथल फैला सकती है और अराजक स्थिति में घायल लोगों की संख्या बढ़ा सकती है। ज्वालामुखी की राख पहले भी आई थी, लेकिन बड़े नुकसान का कारण नहीं बनी।
और एक और गलत अलार्म सभी की नौकरियां खतरे में डाल सकता है। जब निदेशक यह महसूस करते हैं कि जनता को अभी भी चेतावनी नहीं दी जा रही है, तो वह व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। वे अपने सभी कर्मचारियों को द्वीप छोड़ देने का आदेश देते हैं और तय करते हैं कि वह ड्यूटी पर आखिरी व्यक्ति के रूप में पीछे रहेंगे। मेरी इस फैसले से खुश नहीं है, पर उसका भी अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका भाई शराबी है और बार में गार्ड डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। मैरी वहां जाकर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन पुलिस उसे आधिकारिक काम में दखल देने के लिए गिरफ्तार कर देती है। जब उसका भाई होश में आता है, वह अपनी गलती समझता है। वह उसे मिलने के लिए थाने की ओर दौड़ता है और सबसे अच्छे वकील को नियुक्त करने का वादा करता है। लेकिन समय कम पड़ रहा है। ज्वालामुखी किसी भी क्षण फूट सकता है। अब सवाल यह है कि ये भाई बहन इस खतरे के द्वीप से कैसे बच पाएंगे। यह आपदा की शुरुआत ही है। क्षेत्र में रहने वाले लोग जानते हैं कि एक बार ज्वालामुखी राख छोड़ना शुरू कर देता है, अगला चरण आमतौर पर पूर्ण विस्फोट होता है। अगर ऐसा हुआ, पहाड़ का एक पूरा हिस्सा समुद्र में ढह सकता है और हजारों मीटर ऊंची एक विशाल सुनामी उत्पन्न कर सकता है। यह मानव इतिहास के महानतम प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन सकता है। रात के समय ज्वालामुखी से सफेद धुआं फिर से उठने लगता है, जैसे सोया हुआ राक्षस जागने वाला हो। उसी समय निक और उसका परिवार अभी भी जल में बाहर है, खतरे से पूरी तरह अनजान। उन्हें पता नहीं है कि आपदा धीरे धीरे उनके पास आ रही है। अचानक फोन बजता है। हीमे जवाब देती है और देखती है कि यह उसके भाई का कॉल है। वह बताता है कि सरकार को स्थिति के बारे में पहले से ही पता है, पर व्यापक भय फैलने से रोकने के लिए सूचना गुप्त रखी जा रही है। उसने चुपके से उनके लिए एक फेरी बुक कर ली है, जो उन्हें मिनटों में पास के टेनेरिफ द्वीप ले जाएगी। वहां से वे अगला उड़ान घर पकड़ सकते हैं। केवल 20 मिनट बचे हैं फेरी के प्रस्थान से पहले, और भागने का मौका खो रहा है। उसके भाई की चेतावनी सुनकर किम्मी ने समय बर्बाद किए बिना अपने पति और 2 बच्चों के साथ निकलने की चुपचाप तैयारी की। लेकिन सारा इंसिस्ट्स कि वह अपनी दोस्त शेरी को भी साथ ले जाना चाहती है। वह बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। जब हिमी पहले से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और सुनामी किसी भी क्षण आ सकता है, सारा को अपने परिवार के साथ निकलना पड़ता है। बाहर कदम रखते ही उन्हें एहसास होता है कि सड़क पर एक भी टैक्सी नहीं है। समय कम हो रहा है। फिर निक एक विचार देता है। वह अचानक एक ट्रक रोक देता है और पूरा परिवार जल्दी से उसमें बैठ जाता है। कामगार प्रतिक्रिया दे पाते उससे पहले निक वाहन सहित दूर चला जाता है। थोड़ी देर में वही कामगार उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। उनके परिवार की सुरक्षा के लिए निक उन्हें फेरी पर तुरंत चढ़ाने के लिए कहता है। निक पीछे रह जाता है और कामगार उसे घेर कर मारने लगते हैं। अंत में निक अपना पर्स बाहर निकालकर उन्हें दे देता है। तभी वे उसे जाने देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निक बेबस होकर देखता है कि उसकी गेजॉक को ले जाने वाली फेरी धीरे धीरे दूर जाती है। इस बीच शेरी समुद्र तट पर है। वह अपने फोन पर कई मिस्ड कॉल्स देखती है और जल्दी से सारा एच को लौटकर बुलाती है। सारा उसे बताती है कि टेनेरिफ पहुंचने का रास्ता समहाउ बना लें, वरना बचना नामुमकिन हो सकता है। कुछ मिनट बाद एक डरावना झटके की शुरुआत होती है। निदेशक अपने कार्यालय में अकेले बैठे तुरंत समझ लेते हैं कि खतरा अपने चरम पर पहुंच गया है। वह मेयर के कार्यालय को कॉल करते हैं और तत्काल एक आपातकालीन निकासी चेतावनी जारी करने की मांग करते हैं। फेरी पकड़ नहीं पाने के कारण निक स्पीड बोट किराए पर लेने के लिए केंद्र की ओर दौड़ता है और टेनेरिफ के लिए नाव किराए पर लेने की कोशिश करता है। पर जैसे ही आपातकालीन चेतावनी सुनाई देती है, स्टाफ उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। उसी क्षण होटल में मिले एक दोस्त आते हैं और निक को बताते हैं कि उसने नाविक को रिश्वत दी है। वे दोनों टी की ओर दौड़ते हैं, जहां नाविक पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा है। उसके पास निक के लिए अंतिम उपलब्ध स्थान सुरक्षित है। रिलीव्ड वे नाव पर चढ़ने की तैयारी करते हैं, पर अचानक उनके पीछे ज्वालामुखी फूट पड़ता है। जैसे ही नाव चलने ही वाली थी, एक महिला अपनी गोद में एक बच्चे को लिए दौड़ती हुई आई। वह रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी, कह रही थी कि उसका बच्चा बहुत छोटा है और उसे बचाना ही होगा।
निक एक पल के लिए रुका, फिर चुपचाप उस महिला और उसके बच्चे के लिए अपनी सीट छोड़ दी। यह देखकर उसका दोस्त बहुत भावुक हो गया, पर निक चुपचाप चला जाता है। अस्पताल में दाढ़ी वाला वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज से जाग उठते हैं। जब वे बाहर कदम रखते हैं, वे स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लेते हैं। फिर भी वे घबरा नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इस परिणाम की भविष्यवाणी की थी। वह अपने कपड़े बदलते हैं और सीधे निदेशक के कार्यालय जाते हैं, ताकि वे उनके साथ खड़े रहें, जैसे कि ये उनके अंतिम क्षण हो सकते हैं। इस बीच निक आग और दहकते लावे को दूर से पहाड़ से उठते देखते हैं। उन्हें पता नहीं कि आगे कहां जाना है। अंत में वे ही माई को बुलाते हैं और उसे बच्चों की देखभाल करने के लिए कहते हैं कि वे शायद कभी वापस ना आ पाए। एक ही समय में मैरीज भाई पुलिस स्टेशन के चाबियां पाने में सफल रहता है और अपनी बहन को मुक्त कर देता है। बाहर जाते समय वह एक अन्य कैदी को भी नजदीकी सेल से छोड़ देता है। स्टेशन छोड़ते ही वे निक से मिल जाते हैं। निक उन्हें बताता है कि सभी नावें जा चुकी हैं, पर मेरीज भाई कहता है कि उसके पास एक स्पीड बोट है जिसे उसने मछुआरी के समय छिपाकर रखा था। इसे सुनकर निक में आशा की एक किरण उभरती है। तीनों तुरंत समुद्र तट की ओर दौड़ते हैं और स्पीड बोट को एक छिपे हुए कोने में पड़ा हुआ पाते हैं। जैसे ही वे उसे शुरू करने वाले हैं, पीछे से एक बंदूकधारी आदमी प्रकट होता है। मेरीज ब्रदर द्वारा पहले ही मुक्त किया गया कैदी अब नाव अपने लिए लेना चाहता है। मेरीज ब्रदर उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नाव एक और व्यक्ति को जा सकता है, लेकिन आदमी पूरे स्पीड बोट को लेने पर अड़ जाता है, क्योंकि उसके साथी उसका पीछा कर रहे हैं। बहस के दौरान आदमी एक गोली चला देता है जो मेरीज ब्रदर को मार देती है। मेरी उस सैनिक के पास दौड़ती है, लेकिन कुछ ही पलों में वह मर जाता है। उसी समय दूसरे गिरोह के साथी अराइव करते हैं। निक जल्दी से मैरीज का हाथ पकड़कर उसे नाव पर धकेल देता है। उसके पास एक बंदूक है, इसलिए अन्य लोग हिल नहीं पाते। दोनों स्पीडबोट शुरू कर पाते हैं और द्वीप से भाग निकलते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी उसे निगलने की धमकी दे रहा है। उसी क्षण निक के फोन पर उसके भिन्न जीजा से संदेश आता है। वह बताता है कि टेनरेफ पर एक सुरक्षित क्षेत्र है और पहुंचना ही बचने का एकमात्र रास्ता है। निक तुरंत मेरीज का हाथ पकड़कर उसे नाव पर खींच लेता है। मैरी भौंचक भय के साथ खड़ी है, जैसे उसके पैर पत्थर बन गए हों। निक उसे ठीक समय पर नाव पर चढ़ा लेता है और वे नाव को उल्टे तरफ मोड़कर समुद्र त्राण सुनामी से भागते हैं। इस बीच टेनरेफ के हवाई अड्डे पर आखिरी उड़ान की तैयारियां चल रही हैं। वह अपनी बेटी और सैरा के साथ बोर्डिंग गेट तक पहुंचे हैं। पासपोर्ट चेक करते समय स्टाफ नोटिसेस कि उसके पास एक अतिरिक्त पासपोर्ट है। वह बताती है कि उसका एस्पोसो पीछे छूट गया है और संभवतः जल्द आ सकता है। स्टाफ उन्हें पीले कंगन देता है जो बोर्डिंग पास के रूप में काम करते हैं। केवल वे लोग जो इस बैंड को पहने होते हैं ही विमान पर चढ़ने की अनुमति पाते हैं, पर सारा पीछे मुड़कर अपने दोस्त शेरी के बारे में चिंता दिखाती है। वह देखती है कि शेरी विमान के हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है, पर उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सैरा एक साहसी निर्णय लेती है और प्लेन उड़ान भरने से ठीक पहले अपनी बैग से अपने पिता का बोर्डिंग पास लेकर शेरी को दे देती है। फिर वह खुद विमान में चढ़ जाती है। इसी बीच ही और उसका बेटा पहले से अपनी सीटें ले चुके होते हैं, पर सैरा अभी तक नहीं आई। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है। वह घबराती है और अपने बेटे के साथ तुरंत छोड़ने का फैसला करती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह उन्हें अनदेखा कर देती है। उसी समय निदेशक और दाढ़ी वाले आदमी, दोनों प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए, ज्वालामुखी के मुख तक पहुंच चुके हैं। उन्हें द्वीप छोड़ना अब असंभव लगता है। दोनों ज्वालामुखी के बगल में निडर खड़े रहते हैं। दाढ़ी वाले आदमी अपनी जेब से 1 साल पुरानी लाल शराब की बोतल निकालकर खिलखिलाते हैं, लेकिन वे पीने से पहले 78 सालों से डोरमेंट ज्वालामुखी पूरी ताकत से फूट पड़ता है। एक विशाल विस्फोट के साथ पूरा द्वीप 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पर्वत का एक हिस्सा सीधे समुद्र में ढोला जाता है, जिससे इंस्टेंट में 100 गुणी ऊंचे तरंगे उठती हैं। इसी बीच सैरा और शेरी प्लेन पर लौटते हैं। वे अपनी मां और भाई की तलाश में डेस्परेट रूप से प्रयास करती हैं, पर स्टाफ तुरंत उन्हें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है, क्योंकि प्लेन उड़ान भरने वाला है।
सैरा के लिए नहीं, उसकी मां और भाई अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं। सौभाग्य से हिमी को अपने भाई से संदेश मिलता है। वह उन्हें टेनेरिफ के एक और सुरक्षित क्षेत्र के बारे में बताता है जहां वे सुनामी से बच सकते हैं। वह उस दिशा में तुरंत दौड़ पड़ता है। उसका बेटा, जिसे ऑटिज्म है पर भूगोल में अत्यंत कुशल है, सेकंडों में सुरक्षित स्थान की गणना करता है। आसपास के कुछ हवाई अड्डा स्टाफ भी उनका पीछा करते हैं। जस्ट देन सुनामी हड़ताल की ओर, हवाई अड्डे की ओर बढ़ती है। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक अलविदा। खो दिया। उसे पता है कि उसका जीवन अब कभी वैसा नहीं रहेगा। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आए हों, कृपया वीडियो को आखिरकार एक बार फिर से मिल जाता है। दूरी पर एक अकेला व्यक्ति चुपचाप खड़ा है, मैरी, जिसने आपदा में अपने भाई को है। उनका बेटा सैरा को पहचानने वाला पहला व्यक्ति है। आश्चर्यजनक रूप से भारी तबाही के बावजूद पूरा परिवार गए हैं। निक और हेई डरते हैं कि वे कभी सैरा को दोबारा नहीं देख पाएंगे, लेकिन तब एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता तबाह दिखती है। सुनामी ने गोल ग्लोब के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया है। कुछ छोटे द्वीपीय राष्ट्र पूरी तरह डूब मदद से शेरी को पुनर्जीवित किया जाता है। जब वे प्लेन से बाहर निकलते हैं, उनके चारों ओर की दुनिया पूरी तरह से हो जाती है, जबकि शेरी अचेत है। सबा तुरंत शेरी को जमीन पर रखकर सीपीआर शुरू कर देती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट की फिर दूरी से एक परिचित आवाज सुनाई देती है। आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग प्लेन क्रैश से बचे रहते हैं। सबा सचेत दुर्घटनाग्रस्त हो गई। निक तबाह हो जाता है, सोचते हुए कि शायद वह अपने परिवार का अकेला जीवित सदस्य हो सकता है। कहीं भी नहीं दिखते। वह दूसरों से सुनता है कि पूरे द्वीप को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और आखिरी उड़ान लोगों के फोन तक भी पहुंची, जिससे अनगिनत जीवन बच गए। लेकिन निक चारों ओर देखता है और उसकी पत्नी और बच्चों को साले देवर ने खुद माइक्रोफोन चालू किया और सुरक्षित क्षेत्र के बारे में मीडिया को सूचित किया। सतर्कता की सूचना है और एक दूसरे को काट देती है। वह क्षेत्र सबसे सुरक्षित साबित होता है, अपने करियर को खतरे में डालते हुए। पहचान की टसनामी सर्कुलर पैटर्न में फैलती है और टेनेरिफ के पूर्वी हिस्से में दो विशाल लहरें टकराती के साले देवर, ब्रदर इन लॉ, की बदौलत संभव हुआ था। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली और सबसे सुरक्षित क्षेत्र की पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे तट पर उतरते हैं, वे देखते हैं कि वहां पहले ही कई लोग इकट्ठा हो चुके हैं। यह सब निक क्षेत्र की ओर दौड़ते हैं। उनका फोन चार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन वे आखिरी क्षण में सुरक्षित क्षेत्र तक, जैसे जैसे प्लेन रनवे पर उतरने लगता है, जमीन फट जाती है। इसी बीच निक और मैरी अपनी स्पीड बोट में सुरक्षित